डेडिकेशन है, जोश है 3 लेक्चर देखने के बाद। बाकी जो लोग नहीं देखे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ऑल वीडियोस मिल जाएगा। 3 लेक्चर कर लिया था इसके पहले, है ना, इसके पहले, और आज चौथे लेक्चर में हम लोग करेंगे प्रागिकण और इसके प्रकार, ठीक है। और ऊपर देख लो भाई किस तरह से एनिमेटेड एकदम बिल्कुल फिगर भाई साहब इस तरह से पढ़ा रखा है। तो वही बातें बोलता हूँ ना कि हम हैं तो क्या गम है। क्लियर है? सो देखिएगा ध्यान से, इसके आगे हम लोग प्रागिकण क्या होता है सबसे पहले जानेंगे, और फिर इसके प्रकार क्या होते हैं वो चीज़ जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रागिकण। प्रागिकण पादपों में युग्मक स्थानांतरण, यह प्रक्रिया प्रागिकण द्वार से होती है, मतलब प्रागिकण के द्वारा होता है। पादपों में जो युग्मक का ट्रांसफर होता है ना, मतलब अदलाव बदलाव जो होता है वो किसके द्वारा? प्रागिकण के द्वारा होता है, याद रख लेना। तो ये प्रक्रिया के द्वारा तुम्हारा पादपों में युग्मक का ट्रांसफर होता है, यानी कि स्थानांतरण होता है। अगला कह रहा है कि प्रागिकोष के स्फुटन के पश्चात प्रागिकणों का, है ना, स्त्री केसर के वातिकाग्र तक जाना क्या कहलाता है भाई साहब? प्रागण कहलाता है। तो दे सकता है कि प्रागण होता क्या है? तो प्रागिकोष के स्फुटन के पश्चात प्रागिकणों का स्त्री केसर वातिकाग्र तक जाना प्रागिकरण कहलाता है। शुद्ध डेफिनेशन करोगे तो एग्जाम में नंबर आएगा। पहले सुन लो, प्रागिकण के स्रोतों के आधार पर प्रागिकण निम्न प्रकार से होते हैं, यानी कि इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं प्रागिकण के। अगर प्रागिकण के सोर्स के बारे में बात करोगे, साधन के मतलब स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, कितने तरह से हैं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहला इसका क्या होता है भाई साहब? स्वपरागण। क्या होता है? स्वपरागण। और दूसरा होता है परपरागण, याद रख लेना, सेल्फ पोलिनेशन। और एक होता है जेनोगेमी, है ना, इंग्लिश में। हिंदी में तो स्वपरागण और परपरागण। याद हुआ? याद करते चलेंगे, याद करते ही चलेंगे। क्यों? सही बोल रहा हूँ ना मैं, ध्यान से देखो। स्वपरागण क्या होता है लाडलो? इस प्रकार के प्रागण में प्रागिकण उसी पादप के पुष्प पर पहुंचते हैं। याद रखना, इस प्रकार के है ना, प्रागण में जो प्रागिकण होते हैं उसी के पादप के पुष्प पर पहुंच जाते हैं। या 2 प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं भाई। प्रागण भी 2 तरह के होते हैं। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे पर परागण, तो अभी बाकी है, ध्यान से देखना। तभी स्वपरागण पढ़ रहे हो, ये भी 2 तरह के होते हैं। कौन कौन भाई साहब होते हैं? सबसे पहला होता है स्वयुग्मन। क्या होता है? स्वयुग्मन होता है। तो याद रखना 2 तरह से होता है भाई साहब। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं स्वयुग्मन, ठीक है। जब पुष्प के प्रागिकण उसी पुष्प के वातिकाग्र तक पहुंचते हैं तो यह समयुग्मन कहलाता है। तो ये तो आपको याद हो गया होगा। और दूसरा है क्या? सजात पुष्पी प्रागिकण। ध्यान से देखना, ये क्या होता है? जब पुष्प के प्रागिकण उसी पादपों के अन्य पुष्प के वातिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो उसे सजात पुष्पी प्रागिकण हम लोग कहते हैं लाडलो। तो ये तुम्हारे, है ना, दे देगा 2-2 नंबर के, है ना, सवाल के अंदर। तो अच्छे से याद रख लेना। अब एक छोटा सा चीज़ है कि स्वयुग्मन तथा सजात पुष्पी परागण को सम्मिलित रूप से स्वपरागण, यानी कि इंग्लिश में उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब? सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। याद रहेगा, स्वयुग्मन तथा सजात पुष्पी परागण को सम्मिलित रूप को, यानी कि इन दोनों के सम्मिलित रूप को, मिले हुए रूप को हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब? स्वपरागण कहते हैं। बस इतना याद रख लेना। अपने से भी मुंह से बोलो यार, कुछ तो बोलो। ये बायो है, थोड़ा सा टेढ़ा वर्ड आपको मिलने वाला है। और अगला, स्वपरागण निम्न परिस्थितियों में भी होते हैं, जैसे पादप उभयलिंगी होते हैं और उनमें स्वपरागण भी होते हैं। तो ये पादप लिंगी होते हैं, याद रख लेना। देखो और भी कुछ है यार। पादप के पुष्पों में समकाल परिपक्वता पाई जानी चाहिए, यानी पुंगेसर या स्त्री केसर एक साथ परिपक्व होने चाहिए। परिपक्व समझते हो? मैच्योर होने चाहिए एक जनन के लिए। समझ रहे हो भाई साहब? ठीक है। कुछ पुष्प कभी अनावृत नहीं होते, अर्थात कभी खिलते नहीं हैं। कुछ पुष्प कभी कभी खिलते ही नहीं हैं। ऐसे पुष्पों को अनुन्मीय पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? जो पुष्प खिलता ही नहीं है कभी, उसको हम अनुन्मीय पुष्प कहते हैं। याद रख लेना, ठीक है। और अनुन्मीय पुष्पों में स्वपरागण होता है, जैसे वायोला, है ना, सामान्य पंछी जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है ओकजेलिस, और एक होता है कोमलिन, है ना। तो अच्छे से याद रख लेना भाई साहब, ठीक है। चलो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला एक ही लाइन था कि कुछ पुष्प कभी अनावृत नहीं होते, यानी कभी खिलते नहीं है, तो उसे हम लोग
अनुन्मीय पुष्प कहते हैं। और अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वपरागण। क्या पढ़ने वाले हैं? स्वपरागण, है ना। चलो, स्वपरागण, है ना। ये बायो में थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा वाला वर्ड है यार, मजाक मत उड़ाना। बाकी सारे सब्जेक्ट जाकर मेरे देखो कैसे पढ़ाता हूँ यार, बायो भी तो अच्छा पढ़ा रहा हूँ कौन सा दिक्कत है, बायो में क्या ही पढ़ाना होता है, हैं? जो चीज़ है सब बताया, डेफिनेशन लिखवा रखा है, फिगर दे रखा है, अब क्या पढ़ोगे भाई, यही तो पढ़ाना होता है ना। ऑफलाइन भी नहीं पढ़ रहोगे ऐसा, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कह रहा है कि यह सरल होता है, जो स्वपरागण होता है एक बिल्कुल सरल, बहुत साधारण सा होता है। परागकण व्यर्थ नहीं होते हैं, अतः इनकी कम संख्या में आवश्यकताएं होती हैं, मतलब बहुत कम मात्रा में इसकी आवश्यकताएं होती हैं। पादपों में शुद्ध वंश क्रम बना रहता है, हानिकारक जीन जाति में नहीं आते हैं, ये नुकसान करने वाले जाति में स्वपरागण नहीं आते, ठीक है। पुष्प को मकरंद स्रावित करने की आवश्यकताएं नहीं होती हैं। तो बिल्कुल 3 पॉइंट्स याद रख लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर मान लो पूछ देगा कि स्वपरागण होता क्या है, तो 3 पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। और स्वपरागण के हानियाँ, है ना, इससे क्या हानियाँ हो सकती है, ध्यान से देखना। सबसे पहला, बीजों में संकर युज गुण कम होते हैं, यानी कि बीज में इसका मतलब बहुत कम गुण होता है ना। चलो, और अगला, पादप विकास की संभावनाएं कम होती है ना, यानी कि मान लो अगर ये होगा कि नहीं होगा, इस तरह से। और पादपों में उत्पादकता कम होती है। तो ये भाई हानियाँ थी, है ना। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं परागकण होता क्या है, ध्यान से देखना, यानी कि पर परागकण। यही तो 2 तरह से, स्वपरागकण और पर परागकण। तो हम लोग पर परागकण अब पढ़ने वाले हैं। जब परागकण, है ना, परागकोश से दूसरे पादप के पुष्प के वातिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे हम लोग पर परागकण कहते हैं। एक बार और करते हैं, थोड़ा सा लगा होगा आपको कि भाई याद नहीं हुआ। जब परागकण परागकोश से दूसरे पादप के पुष्प के, है ना, वातिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे हम लोग पर परागकण कहते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में जेनोगैमिक ही कहते हैं, याद रख लेना, ठीक है। पराग, ध्यान से लेना, पर परागकण के लिए निम्न परिस्थितियां होती हैं। तो इसके लिए बहुत अलग अलग परिस्थितियां, यानी कि सिचुएशंस अलग अलग, डिफरेंट सिचुएशन होती हैं। पहला, पुष्प एकलिंगी। दूसरा, जब पुष्प में विषकाल परिपक्वता पाई जाती है। क्या भाई साहब? जब पुष्प में विषम काल परिपक्वता पाई जाती है। और तीसरा, पुष्प में स्वबंध्यता पाई जाती है, अर्थात उसी पुष्प के परागकण वातिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो सकते। माने कि कह रहा है कि पुष्प में स्वबंध्यता पाई जाती है, अर्थात उसी पुष्प के परागकण यानी वातिकाग्र पर फिर से दोबारा उत्पत्ति नहीं ले सकते, माने कि अंकुरित नहीं हो सकते। तो ये बस याद रख लेना एक ही जगह पे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको याद रखनी है। ये देखो, स्त्री केसर पुकेसर की अपेक्षा अधिक लंबी होती है, जिसे विषम वर्तिकाएँ कहते हैं। तो ये पॉइंट भाई देख लो, एग्जाम में आया है ना, ध्यान से देखना। विषम वर्तिकाते होता क्या है? तो स्त्री केसर पुकेसर की उपेक्षा अधिक लंबी होती है, ज़्यादा लंबा हो जाती है, तो उसी को हम लोग विषम वर्तिकाते कहते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है भाई साहब, पर परागकण के लाभ। पर परागकण से लाभ क्या होता है, एडवांटेज क्या है इसके? बीज बड़े आकार तथा भारी हो जाते हैं, तो ये पहला फायदा है। पादपों में संकर युज के गुण अधिक हो जाते हैं। और तीसरा, पादपों में विभिन्नताएं आती हैं अलग अलग तरीके से, है ना। सो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब परागकण की हानियाँ क्या होती हैं ये भी देख लो, है ना। पर परागकण से हानियाँ क्या होती हैं, यार इसका नाम ही मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। कह रहा है अधिक मात्रा में परागकणों की आवश्यकताएं होती हैं। दूसरा, परागकणों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। तीसरा, पादपों में शुद्ध वंशक्रम नहीं रहता और हानिकारक जीन का समावेश होता है। तो चारों चीज़ एक बार और पढ़ो, वीडियो को रोको अभी, तब जाके याद होगा भाई साहब, सच्ची बता रहा हूँ। अधिक मात्रा में परागकणों की आवश्यकताएं होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। दूसरा, परागकणों के नष्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और पादपों में शुद्ध वंशक्रम नहीं रहता और हानिकारक जीन का समावेश होता है। क्लियर है? अब कह रहा है कि पर परागकण के प्रकार भाई साहब, अब हम लोगों को प्रकार भी जानना है। थोड़ा सा तो ये भाई चैप्टर लंबा है, अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा। लंबा क्या यार, 12-12 मिनट की वीडियो दे रहा हूँ, तो लंबा तो नहीं लग रहा होगा, है ना। देखते हैं भाई साहब, अभी कितना चीज़ है यार। पर परागकण के प्रकार पढ़ना, ध्यान से देख लो। आगे ना क्वेश्चन आंसर भी है, ठीक है। एक और पार्ट शायद आ सकता है, कोई बात नहीं है, है ना।
ये चौथा पार्ट आप कर रहे हो, एक और पार्ट आ सकता है और उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, है ना। तो एक और ये सब तुम्हारा देखो क्वेश्चन आ गया, यहाँ तक हमें पढ़ना है, ठीक है। पर परागकण के प्रकार, यही तो हम लोग जान रहे थे ना, ध्यान से देखो। पर परागकण माध्यम के आकार पर निम्न प्रकार होते हैं भाई, ये अलग अलग, जैसे जल परागकण क्या होता है, वायु परागकण क्या होता है, कीट परागकण क्या होता है, जंतु परागकण क्या होता है, पक्षी परागकण क्या होता है, चमगादड़ क्या होता है और सलंग घेंगा परागकण क्या होता है। तो अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें याद कर लेना कि इसके अलग तरीके से मतलब प्रकार होते हैं अलग अलग पर परागकण के, है ना। तो सब में परागण लगा हुआ है, परागण, है ना। तो मैंने परागण पढ़ दिया, कोई बात नहीं, अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है पराग स्त्री केसर संकर्षण। तो परागकण की पहचान आपको कैसे करना होगा, तो यहाँ पर दे रखा है कि जब परागण के द्वारा वतिकाग्र, अगले लेक्चर में करेंगे, क्यों, है ना। यहाँ तक हम लोगों ने कितना लेक्चर कर लिया भाई साहब, यहाँ तक हम लोगों ने 4 लेक्चर कर लिया। टोटल कितने लेक्चर कर लिए, 4 लेक्चर कर लिए, और ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, है ना, 5वें लेक्चर। सो डू सब्सक्राइब मैन बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए।